नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। पहली खबर दिल्ली से है, जहां कथित शराब नीति घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल जो कि फंसे हुए हैं, उनके मामले में आज सुनवाई हुई है। और क्या कुछ सुनवाई हुई है बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। शराब नीति को लेकर के लगातार कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं। वहीं उनको कई मंत्री उनके जेल में हैं। लगातार बताते हैं कि मनीष सिसोदिया की अभी फिलहाल में शराब नीति को लेकर के जमानत हुई थी। वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार कहीं न कहीं अभी तिहाड़ जेल के अंदर है, क्योंकि पिछली सुनवाई के अंदर जिस तरह से सीबीआई ने दस्तावेज चार्जशीट तैयार की थी, तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफी सबूत है। कोर्ट ने भी माना था आखिरकार जमानत क्यों दी जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वकील ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल बेकसूर है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, ना ही उन्होंने शराब नीति में कोई प्रश्न किया है। आखिरकार सवाल क्यों है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जमानत क्यों नहीं, और ये भी सवाल सबसे बड़ा बनता है। लेकिन अब 6 सितंबर को दोबारा से सुनवाई होनी है। देखना है वो कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जमानत होती है या नहीं होती है, या फिर उन्हें दोबारा से फिर तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि लगातार उनके जो वकील हैं अब अरविंद केजरीवाल को निर्दोष बताते नजर आते हैं। लेकिन हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि जो सीबीआई के वकील हैं, जो ईडी के वकील हैं, उनका दावा है कि जो मास्टरमाइंड है वो पूरे अरविंद केजरीवाल है। यानी सीबी जो शराब नीति बनाई गई थी 6% सरकार को जाता था, लेकिन 12% का सवाल इसमें खड़ा हुआ, आखिरकार 6% किसको जाता है, क्योंकि एक ही कंपनी को दोनों फायदा देने का भी आरोप लगाया गया है। और आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्या छिपा रहे हैं जो अभी तक सामने नहीं आ रहा। लेकिन देखना होगा 6 सितंबर को जो सुनवाई होगी तो क्या अरविंद केजरीवाल बेल हो पाएगी या फिर तिहाड़ जेल में रहेंगे। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। तो जम्मू कश्मीर के चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश की पार्टी समाजवादी पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर फिलहाल ये है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में प्रत्याशी उतार सकती है अपना। और क्या कुछ पूरा माजरा, पूरी खबर क्या है बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। समाजवादी पार्टी का जोश लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पूरी तरह से हाई है। अब समाजवादी पार्टी हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद जम्मू कश्मीर में भी चुनावी ताल ठोकेगी। जम्मू कश्मीर में प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट भी प्रदेश अध्यक्ष जियालाल वर्मा ने तैयार कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सौंप दी है। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी स्थानीय किसी पार्टी से समझौता कर 7 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। मुस्लिम बाहुल सीटें पुलवामा, अनंतनाग समेत 7 ऐसी सीटें हैं जिस पर समाजवादी पार्टी की पूरी नज़र है। सूत्रों के मुताबिक अगर कांग्रेस से सहमति नहीं बनी तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी अकेले दम पर भी चुनाव लड़ सकती है। बहरहाल जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष जियालाल वर्मा ने 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के लिए सूची भी अखिलेश यादव को सौंप दी है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने एक बड़ी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी है। यहाँ पर सेटअप भी तैयार कर दिया गया है। फिलहाल जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, सूत्रों के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो सपा और कांग्रेस के बीच रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं और इसका असर साफ तौर पर हरियाणा, महाराष्ट्र और खबरों में आगे बढ़ेंगे। 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जाने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। डिवीजन के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन के नाम बदलने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार का आभार भी जताया है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने स्टेशनों का नाम बदलने को लेकर एक चिट्ठी भी लिखी थी। फिलहाल वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर तंज भी कसा है।
बता दें कि लखनऊ डिवीजन के अकबरगंज, फुर्सतगंज, जायस, निहालगढ़ समेत 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए हैं। अब इन रेलवे स्टेशनों के नाम पौराणिक और महापुरुषों के नाम रख दिए गए हैं। इस पर अब सियासत भी तेज हो चली है। एक तरफ जहां अमेठी की सांसद रहीं पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार का आभार जताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चिट्ठी भी लिखी थी इन रेलवे स्टेशनों के नाम के बदलने को लेकर। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है, ज़रूरत है इन रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने की। उनका कहने का साफ मतलब है कि रेलवे स्टेशनों की सुविधा बढ़ाई जाए जिससे यात्री भी खुश रहें। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिस तरह से रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रेन पलट रही है और साथ ही साथ डिब्बे पटरी से उतर रहे हैं, इससे जनहानि हो रही है, इस पर भी कुछ काम सरकार को करना चाहिए। फिलहाल तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पश्चिम बंगाल में बंद बुलाया गया था और इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के दौरान बीजेपी के कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ पूरा माजरा है बता रही हैं हमारी सहयोगी जूही। बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्याकांड के मामले ने जो है देश भर में तूल पकड़ लिया है। लगातार इसको लेकर देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन जो है वो देखे जा रहे हैं। और अब आज बात करें बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में भी इसको लेकर बीजेपी ने बांग्ला बंद का आह्वान किया और इसी को लेकर प्रदेश भर में जगह जगह पूरी तरह से पुलिस व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। अगर हम बात करें तो सुबह से बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी पुलिस ने लिया है और साथ ही साथ अगर हम बात करें लॉकेट चटर्जी जो कि बीजेपी नेता है, उनको भी हिरासत में लिया गया है। वहीं अगर बात करें सुकांता मजूमदार और उनके साथ साथ अग्निमित्रा पॉल, तमाम लोग जो है प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर आए हैं और अभी जो है सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अलग अलग जगहों पर लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखी जा रही। प्रदर्शन में कई लोगों को चोटें भी आई। अगर हम बात करें तो पुलिस ने एक बीजेपी नेता प्रियंगू पांडे के ऊपर जो है फायरिंग भी की है। बताया जा रहा है उनकी कार पर 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई है जिसमें कई दफा जो गोलियां होकर गुजरी है। हालांकि इसमें 2-3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो इस वक्त जो हालात है बेहद ही संजीदा है और इस पर कहीं ना कहीं हम बात करें सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन जारी है उस पर पुलिस लगातार लाठीचार्ज कर रही है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो घायल हो रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल हो रहा है। लगातार ये जो सियासत है इस पर बंद होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार सभी पार्टियां अपनी अपनी सियासत कर रही है। लेकिन महिला डॉक्टर्स के साथ क्या होगा इसको लेकर किसी भी तरह की जो है सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही। पश्चिम बंगाल सरकार बिल्कुल ही चुप है, कुछ भी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। बलौदा बाजार में हिंसा और आगजनी के मामले में विधायक देवेंद्र यादव की रिमांड ली गई थी और इस मामले में सुनवाई हुई है। क्या कुछ पूरी खबर है बता रहे हैं, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप। विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कोर्ट में उन्हें आज 3 सितंबर तक की पुलिस न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। याद रहे कि 17 अगस्त को भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी 10 जून को बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट में हुई आगजनी घटना में संलिप्तता पाए जाने के कारण गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद 21 अगस्त तक पुलिस ने रिमांड ली थी और उसके एविडेंस खोजे जा रहे थे कि इसकी संलिप्तता कैसे पाई गई थी। पुलिस की रिमांड 21 अगस्त के बाद 27 अगस्त तक कर दी गई। उसके बाद पुलिस ने फिर रिमांड मांगी है और अब न्यायालय ने उन्हें 3 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत दी है। पुलिस को रिमांड दे दी गई है और लगातार पुलिस की रिमांड बढ़ने से देवेंद्र यादव की ऐसा लगता है कि मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। याद रहे कि देवेंद्र यादव पर जो संगीन धाराएं जो लगी हुई है, तो रिपोर्टर लाइव में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी की नेता कंगना रनौत के द्वारा
किसानों के ऊपर दिए गए बयान को लेकर अब विरोध प्रदर्शन होने लगा है। क्या कुछ पूरा मामला है, बता रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र। पे टिप्पणी करने के बाद, कंगना रनावत के बयान आने के बाद पूरे पूर्वांचल सहित देश में विपक्ष ने आक्रोशित होकर के अलग अलग धरना प्रदर्शन का दौर जारी कर दिया है। एक और जहां प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय ने बीते 24 घंटे पूर्व कंगना रनावत के बयान को लेकर के कड़ी टिप्पणी की है, भर्त्सना की है। वहीं कंगना रनावत के इस बयान को लेकर के कहा है कि तो जल्द से जल्द कंगना रनावत इस मामले में, इस मुद्दे पर इस्तीफा दें। वहीं दूसरी ओर अलग अलग मामले में अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी क्रम में आज वाराणसी के काशी विद्यापीठ के गेट नंबर 1 पर कंगना रनावत के किसानों को आक्रोशित बयान को लेकर के वाराणसी के NSUI के छात्र संगठनों ने पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त कराया है। NSUI कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष ऋषभ पांडे के नेतृत्व में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों के द्वारा कंगना रनावत के द्वारा किसानों के द्वारा बयान दिए जाने के बयान दिए जाने को लेकर के ऋषभ पांडे ने भर्त्सना की है। वहीं तमाम यहाँ के जो है छात्रों व संगठन कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर जो है कड़ी भर्त्सना करते हुए कंगना रनावत का पुतला दहन किया है और साथ ही यह मांग की है कि कंगना रनावत के द्वारा यह जो है तुरंत इस मुद्दे पर जो है देश किसान जो है अन्नदाता है देश के, इनके विरोध में अपमान में इस तरह की टिप्पणी की जानी मर्यादित है। कंगना रनावत खुद ही महिला है, एक महिला होकर दूसरे महिला का अपमान करना निंदनीय है और कंगना रनावत को तुरंत इस्तीफा देने की तमाम जो है NSUI के कार्यकर्ताओं ने मांग की है। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वाइज। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां 2 छात्राओं की संदिग्ध तरीके से मौत होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। और क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले में, बता रहे हमारे सहयोगी मुकेश। जिले के कुरावली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में 2 छात्राओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसको लेकर सभी घटना की होने के बाद परिवार के लोग जहां दुख में डूबे हुए हैं, तो वहीं दोनों ही छात्रा एटा जनपद की RS इंटर कॉलेज की छात्राएं बताई जा रही है। दोनों स्कूल लगातार साथ जाती थी, दोनों में दोस्ती थी, जिसकी बात पूरा गांव इस बात को गवाही दे रहा है। तो वहीं अंशिका और दिव्या दोनों ही इंटर की छात्राएं थीं और लगातार कई वर्षों से दोनों की दोस्ती होना उनके परिवार के लोगों ने ही बताया है। अंशिका के भाई ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ही प्रतिदिन की तरह विद्यालय गईं और विद्यालय से लौटने के बाद पेट में दर्द होने की शिकायत बताई गई। तो वहीं अंशिका और दिव्या दोनों को ही अलग अलग, जहां अंशिका को कुरावली CSC पर भर्ती कराया गया, तो वहीं दिव्या के परिजन प्राइवेट चिकित्सक के यहां एटा जनपद में मलावन के पास ले गए। इसके बाद उनकी दोनों की ही कैसे मौत हो गई, इसका कारण जानने के लिए परिवार के लोग आश्चर्यचकित हुए और उसके बाद पुलिस को। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर सीतापुर से, जहां सीतापुर में शारदा नहर कटने की वजह से वहां के लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज। देने वाला मंजर सामने आया जब शारदा नहर पटरी की 50 मीटर जो पटरी कट गई, जिससे 50 गांव और सैकड़ों की संख्या में लोग प्रभावित हुए और उनको घर से निकलना पड़ा और वहीं बाहर ऊंचे स्थान पे जाना पड़ा। ये बड़ी दिल दहलाने वाली घटना है। इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? वहीं इस पर शारदा प्रखंड के अधिशासी अधिकारी विशाल पोरवाल का साफ तौर से कहना है कि इसमें जो है ये पटरी कटने का रीजन स्याही जीव जो होता है उसको उसके द्वारा ये काट दी गई, जिसके कारण ये 50 मीटर जो है नहर की पटरी कट गई और जिससे 50 गांव प्रभावित हुए हैं। और वहीं गांव वालों का ये भी कहना है कि 3-4 दिन से पहले से ही इसमें आवाजें आ रही थी, जिसकी शिकायत जो है पेट्रोल मैन को की गई थी, परंतु उसके अनदेखी के चक्कर में ये पूरी वारदात हुई, जहां पर इतनी भारी संख्या में जो है लोगों को परेशान होना पड़ा। हालांकि इस पे जनहानि नहीं हुई है, परंतु वहीं पे गांव। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है और नगर निगम और नगर पालिका की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं वहां के हालातों के बारे में हमारे सहयोगी राजू। रायबरेली में लगभग 8 घंटों से लगातार झमाझम हो रही बारिश ने तबाही मचा रखा है। बता दें कि जिस तरह से रायबरेली में अचानक मानसून बदला है, उसको लेकर आम जनमानस में काफी
भय देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण नगर पालिका और नगर पंचायतों में पानी का भराव देखने को मिल रहा है। यही नहीं, लोगों के घर के अंदर तक पानी भर गया है, क्योंकि भले ही रायबरेली जिला प्रशासन के द्वारा बारिश पहले शुरू होने से ये जरूर कहा गया था कि बारिश से निपटने के लिए सारे तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन आज जब बारिश लगातार लगभग 8 घंटों से हुई तो रायबरेली जिला प्रशासन और नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोल दी है। लोगों का घर टापू में बदल गया है और बड़ी बड़ी कॉलोनियों में पानी भर गया है। यही नहीं, जिला अस्पताल और भी जो मुख्य चौराहे हैं वहां भी पानी का भराव देखने को मिल रहा है। बता दें कि रायबरेली में नालों की सफाई न होने के कारण इस पानी का भराव देखने को मिल रहा है और लोगों का जीवन यापन अस्त व्यस्त भी हो गया है। हालांकि लोगों के द्वारा ये भी बताया गया है कि नगर पालिका के जिम्मेदारों को और जिला प्रशासन को कई बार उनके द्वारा पहले भी अवगत कराया गया है कि जो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और बाकी आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के जुर्माने के बाद उनको बेल मिल गई है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेश। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, उनको 50,000 के निजी मुचलके पे जमानत दे दी गई है। करीब 23 साल पहले बिजली और पानी को लेकर धरना दिया गया था, जिसमें संजय सिंह सहित करीब 6-7 लोगों को मुकदमा उन पे पंजीकृत किया गया था। आपको बता दें, कोर्ट ने राहत देते हुए 50,000 के नीचे मुचलके पे संजय सिंह को राहत दे दी है। आपको बता दें, तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने मुकदमा पंजीकृत किया। अगली खबर रामपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई और क्या कुछ हुआ कोर्ट में, बता रहे हमारे सहयोगी सुरेश। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से आज एक बड़ी राहत मिली है। आजम खान पर वर्ष 2019 में आचार संहिता उल्लंघन करने का एक मामला तत्कालीन रामपुर के सदर एसडीएम के द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप लगा था आजम खान पर कि आजम खान रजा डिग्री कॉलेज के जो पोलिंग स्टेशन था वहां पर अपनी गाड़ी से पोलिंग स्टेशन से के अंदर चले गए थे, जबकि उसका एक दायरा होता है 200 मीटर तक कोई भी वाहन अंदर नहीं जा सकता, जबकि आजम खान अपने वाहन को उस दायरे को तोड़ते हुए अंदर ले गए थे। जिसके बाद रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में मामला विचाराधीन था। आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा आजम खान को दोषमुक्त किया गया है। बहरहाल आजम खान सीतापुर की जेल में बंद हैं। आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। पेश होने के दौरान आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा आजम खान को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इंडिया वॉइस के लिए सुरेश दिवाकर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी के बीच में झड़प हो गई और झड़प इतनी बढ़ गई कि अब वहां पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। क्या कुछ है पूरा मामला और क्यों हुई है झड़प, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। कई मांगों के समर्थन में एनएचएम कार्यालय का घेराव करने जा रहे स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। करीब 4 घंटे तक स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन चलता रहा। मान मनोबल के बाद सभी को इको गार्डन भेजा गया और जिम्मेदारों की एनएचएम अधिकारियों से मुलाकात कराई गई। बता दें कि आज हजारों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मी राजधानी लखनऊ के एनएचएम कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। जैसे ही स्वास्थ्य कर्मी चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर जमा हुए, तभी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और पुलिस से झड़प भी हुई। एसीएचओ का कहना था कि वह अपनी कई मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनमें से डिजिटल अटेंडेंस का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसका वह विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी कई मूलभूत सुविधाओं की मांगों को सरकार पूरा नहीं कर रही है।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर झारखंड से है, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। और एक तरफ रास्ता तो साफ हो गया चंपई के लिए, दूसरी तरफ जेएमएम की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय पांडे। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सियासत करते करते बीजेपी में दामन थाम लिया है। अब चंपई सोरेन की राजनीति का नया अध्याय अब कितनी दूर ले जाएगा, यह तो देखने वाली बात है। राज्य में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। और तो बीजेपी अब जो है अब अपने आप को आत्मबल और विश्वास को बढ़ते हुए देखता है। लेकिन दूसरी तरफ अब देखना पड़ेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चंपई सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चंपई सोरेन झारखंड रांची पहुंचे हैं और आज राज्यपाल को अपनी पद से इस्तीफा दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कांकेर से है, जहां कांग्रेस के द्वारा जेल भरो आंदोलन में कांग्रेस के तमाम नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। और क्या कुछ खबर है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। आंदोलन में कांग्रेसियों के छोटे से लेकर बड़े नेता सभी उपस्थित थे और काफ़ी संख्या में कांग्रेसी जन उपस्थित होकर जेल भरो आंदोलन के लिए सभी एकत्रित हुए। और प्रशासन भी काफ़ी चुस्त दिखा। इसमें 2 बैरिकेड बनाए गए थे, जिसमें पहले बैरिकेड को तोड़कर कांग्रेसियों ने आगे बढ़ने की योजना बनाई। चूँकि पहले बैरिकेड में कम जवान मौजूद थे, इसलिए कांग्रेसी पहले बैरिकेड को आसानी से तोड़ चुके हैं। लेकिन अगली खबर बलिया से है, जहां बलिया के घाघरा नदी की कटान की वजह से इलाके में काफी पानी होने की वजह से इलाके पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गए। क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की, क्या कुछ हालात हैं, बता रहे हमारे सहयोगी करुणेश। नदी जो है उफान पे है और जहां पर देखा जा रहा है कि कटान भी तेजी से हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि बैरिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर टाड़ी गांव का मामला जो सामने देखने को मिल रहा है, नज़ारा सामने देखने को जहां मिल रहा है कि एक पुराना जो है काफ़ी कई वर्षों का पुराना जो है मंदिर था, हनुमान मंदिर था, जिसको लोग वहां पे मकैया बाबा का मंदिर भी कहते थे। वह मंदिर जो है वो सरजू नदी में विलीन हो गया। और वहीं पर एक बहुत पुराना पेड़ भी जो था, करीब उसको लोग अंदाज लगा रहे हैं कि करीब सैकड़ों वर्ष पुराना वो पेड़ था, वो भी जो है उस सरजू नदी में समाहित हो गया। अगर इस तरह अगली खबर अलीगढ़ से, जहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्षी पर यानी विपक्ष के लोगों पर जमकर बरसे। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शहनवाज। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ की विधानसभा खैर में पहुंचे, जहां उनके द्वारा 705 करोड़ की 304 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 5000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का भी काम किया गया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के खैर विधानसभा का है, जहां उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खैर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा जमकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी पर तंज कसी गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनसभा को संबोधित करते हुए कहा गया कि जिस तरीके से तो रिपोर्टर लाइव देख रहे थे आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।